नाम है किशन कनौजिया और आप देखना शुरू कर चुके हैं असाइनमेंट आंसर ऑफ MMPC 008 इंफॉर्मेशन सिस्टम्स फॉर मैनेजर। और आप जुलाई 2025 के बाद देख रहे हैं, यानी कि दिसंबर 2025 के एग्ज़ाम्स के लिए असाइनमेंट आप लिखेंगे। पहला सवाल हमसे पूछा गया है, व्हाट इज़ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एंड डिस्क्राइब द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो हमारे पास 3 सवाल पूछे गए। पहले तो एक डेफिनेशन, दूसरा कि भाई क्या फ़ायदे हैं, और तीसरा कैसे किसी एप्लीकेशन को कोई ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करती है अपने यूज़ के लिए। तो देखिए, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर जो फ्रीली अवेलेबल हो इस्तेमाल के लिए, जिसको मॉडिफाई डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके अंडर जनरल पब्लिक लाइसेंस, ओके, और जनरल पब्लिक यूज़, जैसे अपाचे लाइसेंस, MIT लाइसेंस, अनलाइक प्रॉपराइटरी सॉफ्टवेयर। यहाँ पर अपाचे लाइसेंस और MIT लाइसेंस में क्या होता है कि जो भी वेंडर होता है उसके पास वो कंट्रोल होता है, राइट। जो OSS यानी कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं, इनका जनरली जो इन सभी सॉफ्टवेयर्स के अंदर कोड होता है वो ईजिली एसेसिबल होता है जनरल पब्लिक यूज़ के लिए, जो डेवलपर्स और यूज़र्स अपने अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं और उसे एनहांस कर सकते हैं। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं भैया? देखिए, सोर्स कोड अवेलेबल रहेगा जो भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होगा उसका। दूसरा, कोलैबोरेटिव डेवलपमेंट के लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा, फ्री रीडिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं आप इसका, मतलब मैंने इसको डाउनलोड किया और मैं 4, 10, 40, 10,000, 1,00,000 जितने भी लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहूँ उतने लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी और सिक्योरिटी के थ्रेट नहीं होते, क्योंकि कोई भी हमने क्रैक सॉफ्टवेयर नहीं डाउनलोड किया है, हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हैं। आपको एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में ओपन ब्रॉडकास्टिंग सॉफ्टवेयर OBS का आपने नाम सुना होगा। इट इज़ एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, राइट, ओके। चलिए, नाउ कम्युनिटी सपोर्ट। अगर आप डेवलपर हैं तो आपको कम्युनिटी सपोर्ट मिलता है। आप क्या करते हैं, उस सॉफ्टवेयर के अंदर जो भी चेंजेस आप लाना चाहें तो उस कम्युनिटी के साथ कनेक्ट होकर आपके कोई सजेशंस हैं वो आप वहाँ पर दे सकते हैं। जैसे कि अगर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम में बात करूँ तो लिनक्स इज़ एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अपाचे वेब सर्वर, MySQL डेटाबेस, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे लिब्रे ऑफिस, है ना, दीज आर OSS यानी कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। क्या क्या फ़ायदे रहते हैं भैया? पैसा बचता है, फ्री में सॉफ्टवेयर डाउनलोड करूँगा, कहीं पर किसी को कंपनी को पैसा देना नहीं पड़ेगा। माइक्रोसॉफ्ट के डाउनलोड करूँगा तो माइक्रोसॉफ्ट को पैसा देना पड़ेगा, गूगल के डाउनलोड करूँगा तो गूगल को पैसा देना पड़ेगा, एप्पल के सॉफ्टवेयर्स में डाउनलोड करूँगा तो एप्पल को पैसा पे करना पड़ेगा, उनके सॉफ्टवेयर्स को बाय करके रन करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा बेसिकली। अगर मैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यूज़ करूँगा तो मेरा पैसा बचता है। दूसरा, फ्लेक्सिबिलिटी और कस्टमाइजेशन। आराम से मैं अपनी स्पेसिफिक नीड्स को मीट करने के लिए उसके अंदर बहुत सारे कस्टमाइजेशंस कर लेता हूँ। देखिए, कंपनी जनरली लिनक्स सर्वर पर काम करती हैं, आपने नोटिस किया होगा, बड़ी बड़ी, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज गाइस, इवन जिनके हम सॉफ्टवेयर्स बाय करते हैं ना, वो भी लिनक्स सर्वर्स के ऊपर काम करती हैं। रिलायबिलिटी और सिक्योरिटी रहती है, क्योंकि हमने कहीं भी सिक्योरिटी थ्रेट से इसको डाउनलोड नहीं किया। ओपन सोर्स है तो जनरली फ्री में अवेलेबल रहता है, डाउनलोड कर लेते हैं। वेंडर इंडिपेंडेंस, हमने किसी से ख़रीदा नहीं तो उसके ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है, हम आराम से इसको डाउनलोड करके, चेंजेस करके और फिर यूज़ कर सकते हैं। कम्युनिटी एंड इनोवेशन इसके अंदर ला सकते हैं, स्केल कर सकते हैं इसको। लीगल कंप्लायंस और ट्रांसपेरेंसी, लीगल कंप्लायंस कोई होता नहीं है जिसको हमें फेस करना पड़े, ट्रांसपेरेंसी पूरी रहती है, हम कभी भी कहीं पर भी कैसा भी इस्तेमाल इस सॉफ्टवेयर के साथ कर सकते हैं। हाउएवर, मैनेजर शुड ऑल्सो एक्नॉलेज पोटेंशियल चैलेंजेस। कोई ऑफिशियल सपोर्ट नहीं मिलता है आपको, मतलब कोई सिंगल ओनर है नहीं तो आप किसी के ऊपर लायबिलिटी ऐसे डाल नहीं सकते। डॉक्यूमेंटेशन की क्वालिटी वेरी करेगी सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर एंड कम्युनिटी टू कम्युनिटी। स्किल्ड IT टीम चाहिए कस्टमाइज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को थोड़ा सा चेंज करने के लिए। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन एक्वायरिंग एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन है और आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई सॉफ्टवेयर सिलेक्ट करना चाहते हैं, आपने जस्ट पहली बार कोई सॉफ्टवेयर सिलेक्ट करने जा रहे हैं, तो ध्यान से करेंगे, क्योंकि यही सॉफ्टवेयर सारे के सारे आपके फंक्शंस जो है अब से यूज़ करने में काम आएगा। अगर आपने थोड़ी भी गड़बड़ करी
तो बाद में चेंज करने में प्रॉब्लम आएगी, पर चेंज तो कर ही सकते हैं। तो इसीलिए कंपनीज़ बहुत ही सही तरीके से और एकदम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर यूज़ करते हुए किसी सॉफ्टवेयर को सिलेक्ट करती हैं, राइट। तो कैसे करती हैं, उनके अंदर डिफरेंट स्टेज होते हैं। पहला स्टेज है नीड आइडेंटिफिकेशन। कंपनी के मैनेजर्स एनालाइज करते हैं कि कौन सा इनएफिशिएंसी है जिसको हम एफिशिएंट बना सकते हैं विद द यूज़ ऑफ सॉफ्टवेयर। जैसे रिटेल ऑर्गेनाइजेशन को लगेगा कि हम एक रोबस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए एक CRM लेकर आ जाएं, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, राइट। ओके, नाउ दिस स्टेप ऑल्सो इन्वॉल्व्स सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स कि हमें कॉस्ट कम करनी है, डिसीजन मेकिंग बढ़ानी है, इम्प्रूव कस्टमर सर्विस देनी है। फिर फिजिबल स्टडी करेंगे, टेक्निकल, ऑपरेशनल, फाइनेंशियल, है ना, सारी की कंसिडरेशंस चेक करेंगे। IT इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा उतना रेडी है कि नहीं है, हमारे पास वो सब हार्डवेयर हैं उस सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए, कितनी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी अगर किसी नए सॉफ्टवेयर को हमने ऐड किया तो, राइट। मान लेते हैं आप सभी लोग विंडो के माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम को चलाते हुए आए हैं। अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन में गए, वहाँ पर लिब्रे लिब्रे प्रेजेंटेशन चलता है, राइट। लिब्रे ऑफिस एक तरीके का ऑफिस है जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। तो वो क्या करते हैं, अब लिब्रे ऑफिस में तो सारे ऑप्शंस अलग अलग हैं, तो आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, फिर कंपनी क्या करेगी, सारे अल्टरनेटिव्स देखेगी कि भैया प्रॉपराइटरी सॉफ्टवेयर है कि नहीं है, ओपन सोर्स अल्टरनेटिव्स, इन हाउस डेवलपमेंट, सब में खर्चा कितना आ रहा है, क्या क्या चीज़ें लग रही हैं। वो सारी चीज़ें देखने के बाद क्या पता जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है उसके अंदर वो फंक्शंस नहीं है जो हमें चाहिए, और ऐसा कोई भी उनका जो है फोरम नहीं है डेवलपर्स का जहाँ पे जाके डिस्कस भी किया जा सके और डॉक्यूमेंटेशन नहीं मिल रहे, तो उस केस में हमारी नीड वहाँ पर पूरी हुई नहीं, तो हमें एक नए सॉफ्टवेयर की तरफ जाना पड़ेगा, राइट। हो सकता है कि हम इन हाउस डेवलप करें, इन हाउस में हो सकता है कि ये प्रॉब्लम आ जाए कि भाई बहुत ज़्यादा कॉस्ट लग रही है, डेवलप तो कुछ भी हो सकता है, राइट। ओके, क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट इज फंक्शनैलिटी, फीचर्स, स्केलेबिलिटी, सपोर्ट एंड मेंटेनेंस, कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। इन सारे फैक्टर्स के बिहाफ पे आप चेक करते हैं कि हम हमें किस टाइप का सॉफ्टवेयर ज़्यादा सूट करेगा, प्रॉपराइटरी, ओपन सोर्स या इन हाउस। इसके बाद डिसीजन सपोर्ट करने के लिए आप टूल्स जैसे डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, स्कोरिंग मॉडल टू रन रैंक अल्टरनेटिव्स, जैसे कॉस्ट 30%, फीचर्स 40%, सपोर्ट 30%, मतलब कितना कितना क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए किसी सॉफ्टवेयर को एक्वायर करने से पहले, उसके अंदर वो सारी खूबियाँ आप इस बिहाफ पर चेक करेंगे। फिर वेंडर एंड कम्युनिटी असेसमेंट, अगर आप कोई प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर खरीद रहे हैं तो वेंडर कैसा है उसका, राइट। अगर वेंडर अच्छा नहीं है, वेंडर की रेपुटेशन ख़राब है, तो आप क्या वो सॉफ्टवेयर खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे, क्लियर है। हो सकता है कि कम्युनिटी असेसमेंट किया आपने, बहुत अच्छी कम्युनिटी है, कोई भी इशू आता है तो कम्युनिटी में रिजॉल्व हो जाता है। पायलट टेस्टिंग करेंगे, 2-4 लोगों के साथ टेस्ट करवा के देखेंगे। मान लेते हैं आपके ऑफिस में 50 एम्प्लॉयज़ हैं और सेम काम करते हैं, उनको सेम सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, तो पहले 5 लोगों पर टेस्ट करेंगे, सही से रन होगा तो हम इसे फुल फ्लेज रन करा देंगे, राइट। इसके बाद फाइनल डिसीजन बनाएंगे कि इसको एक्वायर करना है या नहीं। फिर इम्प्लीमेंट करेंगे और ट्रेनिंग देंगे एम्प्लॉयज़ को, और उसके बाद पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन रिव्यूज़ भी लेंगे कि जो हमने नया सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट किया है उसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान निकल कर आ रहे हैं। So these are 9-step process for decision making process in acquiring application software. अब रियल वर्ल्ड इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। जैसे बहुत सारी एंटरप्राइजेज जैसे गूगल, IBM, इन्फोसिस, पता है ये ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स के अंदर ना एक्टिवली कंट्रीब्यूट करती हैं, क्योंकि कोई भी नया इनोवेशन यहीं से निकल कर आएगा लोगों की मदद से, राइट। इनके पास कितने ज़्यादा लोगों का पूल होगा, मुश्किल से मुश्किल 1000, 2000, 5000, 1 लाख, 2 लाख, लेकिन दुनिया में तो बहुत सारे लोग हैं ना। हो सकता है 10 लाख से ज़्यादा डेवलपर्स हों, अलग अलग कंपनीज़ में काम करते हों, 1 करोड़ से ज़्यादा डेवलपर्स हों, समझ में आ रही बात। तो अगर ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तभी कुछ इनोवेटिव निकल कर आएगा, और निकल कर आता भी है, ठीक है। इंडियन ई-गवर्नेंस प्रोजेक्ट लाइक आधार रिलाई ऑन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, जिससे ट्रांसपेरेंसी, एडेप्टेबिलिटी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस बनी रहे एट अ नेशनल स्केल। आई होप क्वेश्चन नंबर 1 इफेक्टिवली समझ में आया होगा। आइए चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर।
मैं बहुत ज़्यादा लेंदी फॉर्म में पढ़ा रहा हूँ, आइए चलिए इसको थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं. एक्सप्लेन द टर्म एथिक्स इन इंफॉर्मेशन सोसाइटी. डज एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ द राइट टू द collect and share information without the permission of person concerned? और क्या क्या एथिकल इश्यूज आ जाते हैं इंफॉर्मेशन सोसाइटी के अंदर. तो देखिए, इंफॉर्मेशन सोसाइटी का एमरजेंस तब होता है जब हम एज अ सोसाइटी वेयर इंफॉर्मेशन क्रिएशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैनिपुलेशन प्ले अ सेंट्रल रोल. तो इसी को बोलते हैं इंफॉर्मेशन सोसाइटी. अब जैसे जैसे आप इंटरनेट का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ते हुए देखेंगे, इंफॉर्मेशन सोसाइटी भी बढ़ेगी और उसके साथ साथ बढ़ेंगे इसके एथिकल, लीगल एंड सोशल क्वेश्चंस और उसके साथ इनके रेगुलेशंस. विद इंफॉर्मेशन सिस्टम पेनिट्रेटिंग एवरी डोमेन, चाहे वो ई कॉमर्स हो, हेल्थ केयर हो, एजुकेशन हो, गवर्नेंस हो, यहाँ पर जो डेटा बहुत सारा जनरेट हो रहा है उसको स्टोर करना और एक्सचेंज करना तो ज़रूरी है ही, साथ के साथ उसे सिक्योर रखना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. राइट? अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए क्वेश्चंस समझ में आ रहे हैं या फिर जो मैं असाइनमेंट के आंसर्स आपको दे रहा हूँ ये आपके लिए थोड़े भी हेल्पफुल है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिएगा. हो सकता है आपके पास समय की ज़रा कमी हो, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें. और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, बिल्कुल सच बता रहा हूँ मैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स खुला हुआ है और कमेंट करना फ्री है. तो आप मुझसे कमेंट में कुछ भी सवाल आपके MBA से रिलेटेड पूछ सकते हैं. ओके, चलिए. एथिक्स इन इंफॉर्मेशन सोसाइटी. एथिक्स इन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी डील्स विद द डिस्टिंग्विशिंग राइट फ्रॉम रॉन्ग इन द एक्विजिशन, प्रोसेसिंग, स्टोरिंग एंड डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन. हम किस तरीके से इंफॉर्मेशन को एक्वायर कर रहे हैं, किस तरीके से उसको प्रोसेस कर रहे हैं, कहाँ स्टोर करेंगे और कैसे डिसमिनेट करेंगे उस इंफॉर्मेशन को. राइट? ओके. नाउ, तो इसका मतलब है कि एथिक्स इन इंफॉर्मेशन सोसाइटी का मतलब है कि हम रिस्पॉन्सिबल यूज़ करेंगे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ का. राइट? जिससे हम इंडिविजुअल्स के राइट को प्रोटेक्ट कर सकें और सोशल गुड के लिए प्रमोट किया जा सके इस पर्टिकुलर गोल को. ओके. राइट? कुछ डायमेंशंस हैं: प्राइवेसी, एक्यूरेसी, प्रॉपर्टी एंड एसेसिबिलिटी. राइट? ओके. चलिए. डू ऑर्गेनाइजेशन, क्या ऑर्गेनाइजेशन के पास ये राइट होता है कि वो आपका डेटा कलेक्ट कर लें और कहीं पर भी शेयर कर दें आप बिना आपकी मर्जी के? भैया, ये तो बहुत ज़्यादा डिबेटेड इशू है मॉडर्न डिजिटल इकोनॉमीज़ के लिए, है ना. आर्ग्यू करते हैं लोग, विदाउट कंसेंट ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट हैव द मोरल राइट टू कलेक्ट और शेयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन. मोरल राइट की बात की गई है यहाँ पे. ऐसा नहीं है कि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चरल राइट नहीं है. कोई भी आपने किसी वेबसाइट पर साइन अप किया तो आपने जो जो इन्फॉर्मेशन साइन अप करते समय दी वो उसको स्टोर कर सकते हैं और आपको ट्रिक कर सकते हैं, क्योंकि हमें क्या होता है कि प्लीज़ टिक अलाउ अस टू प्रोसीड फर्दर इन द वेबसाइट. हम जैसे ही जाते हैं वो हमसे पहले पूछते हैं, गेट पर ही पूछ लेते हैं कि आगे बढ़ने के लिए आपको ये टिक करना पड़ेगा टर्म्स एंड कंडीशंस. और टर्म्स एंड कंडीशंस मोस्टली मैं और आप में से बहुत सारे लोग टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं पढ़ते. ठीक है. इंडिविजुअल्स शुड बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द पर्पस एंड extent and use of data collection. Consent must be explicit, not implied. Okay? Right? चलिए. बहुत सारे फ्रेमवर्क हैं, जैसे इंडिया के अंदर GDPR है, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन इन यूरोपियन यूनियन एंड इंडिया के अंदर DPDP है, DPDP यानी कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट. ओके. तो GDPR और DPA ये थोड़ा सा कमज़ोर है. 2023 में भी नया इसको थोड़ा सा और एनहांस किया गया. 2002 में सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था. ये मैंडेट करता है कि आप किसी भी व्यक्ति का डेटा कलेक्ट करने से पहले उसका एक्सप्लिसिट कंसेंट ज़रूर लेंगे और आपके ऊपर जिम्मेदारी होगी और पेनल्टी भी लगेगी अगर आपने डेटा को मिसयूज़ किया तो. एथिकल इश्यूज़ क्या आते हैं इन्फॉर्मेशन सोसाइटी के अंदर? प्राइवेसी वायलेट होती है लोगों के ऊपर सर्वेलेंस रखा जाता है, डेटा सिक्योरिटी से रिलेटेड कंसर्न्स आते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होती है किसी का डेटा. जैसे मान लेते हैं ChatGPT या कोई भी चैटबॉट जो आजकल आ रहे हैं, जो चैट AI आ रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स को अपने आप रीड कर रहे हैं, पब्लिकली अवेलेबल, पब्लिकली एसेसिबल,
और वो उसको फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। ओके, तो इस केस में जो वेबसाइट है जो न्यूज़ कलेक्ट कर रही है या कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रही है, वो तो अपनी वेबसाइट पर आने वाले लोगों से पैसा कमाती थी, पर वहाँ पे अगर लोग जाएंगे ही नहीं, सीधा ऐसे एआई से पूछ लेंगे, तो ये क्या ये उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का लॉस नहीं हुआ? अगर आप ही होते, आपने बहुत मेहनत से फिजिकली जाके कोई न्यूज़ कलेक्ट करी है और अपनी वेबसाइट पर उसको पब्लिश कर रहे हैं, और ये न्यूज़ आपके ही सोर्स को कोट करते हुए किसी एआई में फ्री में बिना ऐड दिखाए बिना सब्सक्रिप्शन लिए हुए पता लग रही है, तो आपको क्या लगता है कि ये डेटा ब्रीच है या नहीं है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का हनन है या नहीं है? ठीक है, बताइएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा इसको। डिजिटल डिवाइड, ठीक है, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन इज़ अनईक्वल अक्रॉस सोसाइटी। जिनके पास इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है उनके पास इसका डिसएडवांटेज है। एक्यूरेसी एंड मिस इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी फेक न्यूज़ मेरे पास, आपके पास और बहुत सारे लोगों के पास, रिलेटेड टू अ लॉट मोर थिंग्स, जॉब से रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड, आपके करियर से रिलेटेड, है ना, या फिर किसी सोसाइटी, रिलीजन, किसी भी फैक्टर, किसी भी एंगल के रिलेटेड आपको बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिल जाती है, राइट। तो ये हमारी जो सोशल हार्मनी है उसको अफेक्ट करता है। नेक्स्ट इज ऑटोनॉमी एंड मैनिपुलेशन, एआई ड्रिवन रिकमेंडेशन सिस्टम्स एंड टारगेटेड एडवर्टीजमेंट्स हमारे कंज्यूमर चॉइसेस को इन्फ्लुएंस कर देता है। आप जो नोटिस कर रहे हैं कि आपको जो ऐड दिखाए जा रहे हैं वो अपने आप आ रहे हैं, नहीं, वो ऐड सिर्फ आपको आ रहा है। मैं और आप बगल बगल में ऐड चलाएंगे, सेम एडवर्टीजमेंट हम दोनों को नहीं आएगा अगर हमारा नेटवर्क अलग अलग होगा तो। आई एम टेलिंग यू गाइज। अकाउंटेबिलिटी इन एआई एंड ऑटोमेशन, राइट, व्हेन ऑटोनोमस सिस्टम make decision in self-driving cars, it becomes unclear who is accountable for error, developer या organization या technology itself or the person who was driving the car। AI कार से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो अब आप किसको दोष देंगे? वो व्यक्ति को जो कार में बैठा हुआ था, या उस कंपनी को जिसने उस कार को बनाया, या उस डेवलपर ने जिसने उस कार के लिए कोडिंग की कि ये कार कब कब कहाँ कहाँ कैसे कैसे चलेगी। एग्जाम्पल्स के लिए कैम्ब्रिज एनालिटिका एंड फेसबुक 2018 बहुत सारे लोगों का डेटा हार्वेस्ट करा था विदाउट द कंसेंट टू इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल कैंपेन्स। इसको कैम्ब्रिज एनालिटिका के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आधार प्रोजेक्ट इन इंडिया, व्हाइल इट इनेबल्ड एफिशिएंट डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज, बहुत सारे कंसर्न्स आ गए थे सर्विलेंस, डेटा मिसयूज एंड सिटीजन्स प्राइवेसी राइट से रिलेटेड। गूगल स्ट्रीट व्यू एक गली से जाता हुआ एक कैमरे वाली कार होती है 360 डिग्री। इसके साथ भी एथिकल इश्यूज आते हैं कि क्या लोगों की प्रॉपर्टीज़ विदाउट उनके एक्सप्लिसिट परमिशन के दिखाई जानी चाहिए, राइट। ओके, सो दीज एग्जांपल्स शो द टेंशन बिटवीन टेक्नोलॉजिकल यूटिलिटी एंड एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, नाउ हाउ वी कैन बैलेंस दीज एथिक्स एंड बिजनेस नीड्स। बहुत सारे कोड ऑफ कंडक्ट आप लेकर आ सकते हैं, गवर्नेंस पॉलिसीज़ आ सकती हैं इसके ऊपर। CSR कॉरपोरेट की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जो डिजिटल लिटरेसी और इंक्लूसिविटी को प्रमोट करे। रेगुलर ऑडिट होने चाहिए विद द लॉज लाइक GDPR एंड DPDPA, राइट। ओके, चलिए। So guys, this was about the question number 2. Now let's move to the question number 3. In which phase of system life cycle the following are performed? Defining the problem, identifying its causes, specifying the solution and identifying the information system. कौन से फेज है ये सिस्टम लाइफ साइकिल का, उसके बारे में आपको बताना है, राइट। ओके, चलिए। सो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल SDLC एक स्ट्रक्चर्ड मेथोडोलॉजी है जो ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ करती हैं किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम को डेवलप करने में, इम्प्लीमेंट करने में और मेंटेन करने में। और उसके अंदर सीक्वेंशियल फेजेस होते हैं जिससे पता लगे, गाइड मिल सके इस बात का कि कैसे कैसे उस काम को किया जाना है। तो इस पूरे के पूरे फेज़ के अंदर प्लानिंग, एनालिसिस, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस, ये आपको 6 फेजेस देखने के लिए मिलते हैं। ओके, राइट। सो द टास्क लिस्टेड इन द क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि भाई डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, आइडेंटिफाइंग द कॉजेज, स्पेसिफाइंग द सोल्यूशन एंड आइडेंटिफाइंग द इंफॉर्मेशन
required, okay, are primarily performed during system analysis phase, okay, right. However, elements of planning phase also play a role in setting context. To understand this, we must explore the life cycle, then map the activities to their appropriate phases. देखिए 6 स्टेप्स मैंने आपको बताया कि सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर 6 स्टेप्स आते हैं. पहला है प्लानिंग फेज, दूसरा है एनालिसिस फेज, तीसरा है डिज़ाइन फेज, चौथा है डेवलपमेंट फेज, पांचवा है इम्प्लीमेंटेशन फेज और छठा है मेंटेनेंस फेज. ओके, अब जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है वो है कि भाई डिफाइन द प्रॉब्लम कौन से फेज में आएगा. देखिए डिफाइन द प्रॉब्लम सबसे पहला. अब यहाँ पे तो आपको एनालिसिस फेज, डेवलपमेंट फेज और इम्प्लीमेंटेशन फेज कहीं पर तो दिख नहीं रहा है. तो डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, इन दिस स्टेप एनालिस्ट वर्क विद द स्टेक होल्डर्स, कि भैया क्या प्रॉब्लम है तभी तो प्लान कर पाएंगे, राइट. ओके, सिस्टम एनालिसिस के अंदर जो हमारे पास प्लानिंग के बाद एनालिसिस फेज, माफ़ी चाहूँगा, एनालिसिस फेज के अंदर, राइट. ओके, दूसरा हमसे पूछा गया आइडेंटिफाइंग द कॉजेज़, तो सिस्टम एनालिसिस के अंदर भी के ही अंदर इसका जो है अगला स्टेप आएगा. और स्पेसिफाइंग द सोल्यूशन फेज सिस्टम एनालिसिस, दो इनिशियल अल्टरनेटिव्स में बी सजेस्टेड इन प्लानिंग फेज, ओके, राइट. और आइडेंटिफाइंग द इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स. अच्छा, आपको लग रहा होगा कि भैया यहाँ पर ये सारे के सारे जो हमसे पूछे गए हैं पार्ट, ये तो अलग अलग फेज़ से रिक्वायर्ड हो सकते हैं, बट नहीं, एक ही फेज़ के डिफरेंट पार्ट भी हो सकते हैं. तो इस बात से आप कंफ्यूज मत होइएगा, ओके, राइट. ओके, चलिए. सो आइडेंटिफाइंग द इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट, ये भी सिस्टम एनालिसिस का ही पार्ट है. This is perhaps the most crucial output of analysis phase. Thus, all 4 tasks: problem definition, cause identification, solution specification, and information requirements gathering are core activities of system analysis phase. Why analysis phase is critical? देखिए, it is the blueprint stage ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट. प्लानिंग के बाद अगला स्टेप है आपको एनालाइज करना है कि हमने जो प्लान किया है वो कैसे होगा, राइट. तो उसके लिए हमें प्रॉब्लम पता होना चाहिए कि कैसे काम करना है. सोल्यूशन की स्पेसिफिकेशन हमें पता होना चाहिए, राइट. ओवर 50% ऑफ सिस्टम फेलियर्स आर ड्यू टू पुअर रिक्वायरमेंट एनालिसिस. अगर पता ही नहीं होगा कि काम किस पर करना है तो फेलियर तो आना ही है. सो बाय परफॉर्मिंग रिगरस एनालिसिस, ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या चीज़ें इंश्योर कर सकती हैं कि जो जो यूज़र्स को ज़रूरत है उसके साथ हमने अपना प्लान बनाया है कि नहीं. रीवर्क में काम हम कम करेंगे अगर हमें पहले ही पता होगा कि काम करना क्या है. स्टेक होल्डर्स का सेटिस्फेक्शन बना रहेगा और फिजिबिलिटी ऑफ चूजन सोल्यूशंस विल बी बेटर. मतलब जो जो हमने सेलेक्ट किया होगा कि भैया इससे काम होगा, उसी से काम होगा क्योंकि हमारा एनालिसिस बेस्ट रही है. एग्जाम्पल, TCS डेवलपिंग अ बैंकिंग सिस्टम फॉर इंडियन बैंक. इन द एनालिसिस फेज TCS के कंसल्टेंट डिफाइन करते हैं एक प्रॉब्लम कि मैनुअल लोन अप्रूवल टेकिंग वीक्स. तो कॉज क्या है इसका कि भाई वर्क फ्लो ऑटोमेटेड नहीं है, स्कैटर्ड है कस्टमर का डेटा. अब फिर उसके पास स्पेसिफाइड द सोल्यूशन जैसे डिजिटल लोन प्रोसेसिंग सिस्टम विद वर्क फ्लो ऑटोमेशन एंड आइडेंटिफाइंग इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट कि भैया कस्टमर की क्रेडिट हिस्ट्री क्या है, KYC डॉक्यूमेंट क्या है, और ऑटोमेट कर दिया जाएगा क्रेडिट स्कोरिंग को. ओनली आफ्टर दीज स्टेप्स डिड दे मूव इनटू डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट. पता लगने के बाद ही हम उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को डिज़ाइन कर पाएंगे और डेवलप कर पाएंगे उसके रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग. ओके, राइट. नाउ सो इसी के साथ आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 इफेक्टिवली समझ में आया होगा. नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4. हमसे पूछा गया है कि ये एक भैया कमेंट है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन आर मोस्ट ऑफ द टाइम कॉम्प्लीमेंट्री एंड समटाइम्स सप्लीमेंट्री टू ईच अदर. इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन, दीज आर टाइम कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब समय के साथ जुड़े होते हैं, है ना. और कई बार कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन पे डिपेंड करती है और इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन पे डिपेंड करती है, राइट. ये बताओ कैसे. स्टेटमेंट है हमारे पास. यहाँ पर 2 बातें बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमें बताए गए हैं कि भैया
they complement one another, and it is important in some cases one function in a supplementary manner. So in modern information society, two resources dominate organizational success: information and communication. Information is the processed and meaningful output driven from the data. कोई भी जानकारी जो है वो तभी आएगी जब कोई चीज़ अकर हुई होगी, राइट? वाइल द कम्युनिकेशन इज़ द मीडियम जिसके थ्रू ये बात कम्युनिकेट की गई है, राइट? मैनेजर्स, पॉलिसी मेकर्स, इवन ऑर्डिनरी सिटीजन डिपेंड ऑन दीज टू इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग कोऑर्डिनेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. अब आइए इन दोनों को समझते हैं कि इन्फॉर्मेशन क्या है और कम्युनिकेशन क्या है. इन्फॉर्मेशन एक ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रोसेस्ड डेटा है, जबकि कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने का, राइट? वाइल इन्फॉर्मेशन आंसर्स द व्हाट कि क्या है, कम्युनिकेशन इज हाउ दैट कि कैसे पहुंचेगी वो इन्फॉर्मेशन, राइट? ओके, अब कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप के बारे में बताते हैं. इन्फॉर्मेशन नीड्स कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन नीड्स इन्फॉर्मेशन. मैं कम्युनिकेट क्या करूँगा, या फिर इन्फॉर्मेशन नीड्स कम्युनिकेशन. इन्फॉर्मेशन हैज़ लिटिल वैल्यू इफ़ नॉट कम्युनिकेटेड टू द राइट पर्सन. मान लेते हैं आपने मुझे वीडियो पर लाइक किया नहीं, तो मुझे कैसे पता लगेगा कि आप लोगों के वीडियो ये काम भी आई, कितने लोगों के काम आई, क्या मुझे अगली वीडियो ऐसे ही बनानी चाहिए, राइट? तो मुझे जानकारी चाहिए इसके लिए. बात समझ में आ रही है? ऐसे ही जैसे हॉस्पिटल में पेशेंट की टेस्ट रिपोर्ट अगर डॉक्टर के पास सही से नहीं पहुंची तो उसका इलाज सही नहीं होगा. यानी कि इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने की ज़रूरत पड़ती है. ऐसे ही किसी भी चीज़ को कम्युनिकेट करने के लिए मैं आपसे क्या ही बात करूँगा, मुझे पता ही नहीं होगा कि क्या बात करनी है तब. यानी कि कम्युनिकेशन ऑल्सो नीड्स इन्फॉर्मेशन. कम्युनिकेशन विदाउट मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन इज जस्ट अ नॉइस. ओके, राइट? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, decision making. Organizations rely on management information systems that integrate both information with a continuous and regulated communication. कोऑर्डिनेशन इन ऑर्गेनाइजेशन, अगर सही जानकारी सही व्यक्ति तक पहुंच रही है तो सही से काम होगा, कोऑर्डिनेशन होगा, नॉलेज शेयरिंग होगी. अब इनके सप्लीमेंट्री रिलेशन को देख लेते हैं. कम्युनिकेशन विदाउट न्यू इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो like at times communication reinforce existing knowledge rather than adding new insight. okay? मान लेते हैं कि भाई बार बार आपके जो मैनेजर हैं वो आपको बोल रहे हैं कि सेल्स बढ़ाओ, सेल्स बढ़ाओ, ठीक है, मोटिवेट कर रहे हैं, पर कोई नई जानकारी नहीं कि कैसे किया जाए पुराना वाला काम, तब भी वो जो है मज़ा नहीं आएगा उसमें. इन्फॉर्मेशन विदाउट इमीडिएट कम्युनिकेशन, ओके, तो ये भी सही चीज़ नहीं होगी. सिम्बॉलिक कम्युनिकेशन, communication through words, rituals or branding may not provide detailed information but supplements organization identity. जैसे कंपनी का लोगो शेयर कर दिया तो वहाँ पर पता लगता है कि कंपनी की आइडेंटिटी की बात की जा रही है. जैसे अभी मैं एक स्लोगन बोलता हूँ, डर के आगे जीत है. क्या मैं एप्पल कंपनी की बात कर रहा था? नहीं. एक स्लोगन से आपको सिम्बॉलिक कम्युनिकेट हुआ कि मैं किसी मीठा पानी वाली कंपनी की बात कर रहा हूँ, ठीक है. सिस्टम रिडंडेंसी, ठीक है, कोई सिस्टम कितना ज़्यादा मजबूत है ये इन्हीं बातों से पता लगेगा. थेरेटिकल बैकिंग, शेनन वीवर का एक मॉडल है जिसमें कम्युनिकेशन को बताया गया है कि इट इज़ द लाइक मेथड जिसकी वजह से हम मैसेज को ट्रांसफॉर्म करते हैं, मैसेज यानी कि इन्फॉर्मेशन को, थ्रू अ चैनल. विदाउट इन्फॉर्मेशन देर इज़ नो मैसेज, ठीक है. मेशंस पापा मॉडल, PAPA मॉडल एक्चुअली एड्रेसेस प्राइवेसी, एक्यूरेसी, प्रॉपर्टी एंड एसेसिबिलिटी. कि भाई information and communication together raise ethical and operational issues. okay? Nonaka's SECI model show how tactic and explicit knowledge is created through continuous interaction which requires both information and communication. अब managerial implication भी है भैया, ये आप इसे छोड़ सकते हैं थेरेटिकल बैकिंग को, लिखना हो तो लिख लीजिएगा, मज़ा आ जाएगा. मैनेजरियल इम्प्लीकेशन, complementarity ensures effective decision making. Supplementarily
सप्लीमेंटरीली, मैं इसको कट नहीं कर रहा हूँ, देखिए मुझे बोलने में समस्या आ रही है, प्रोवाइड्स बैकअप, redundancy and motivational reinforcement. Managers must invest in both information system and communication systems, जिससे वो इन दोनों की सिनर्जी का फ़ायदा भरपूर उठा सके. ओके राइट. चलिए, बहुत ही डीप इंटरडिपेंडेंस है इन्फॉर्मेशन का कम्युनिकेशन पे और कम्युनिकेशन का इन्फॉर्मेशन पर. आइए चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर. हमसे पूछा गया है कि शॉर्ट नोट लिखिए इन सभी टॉपिक्स के ऊपर. व्हाट इज़ ERP? एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर है ये. हमने टेली का नाम सुना है, बिजी का नाम सुना है, ये सब क्या हैं भैया? ये सब जो है ERP हैं. ठीक है. ERP मतलब एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर है. इनका काम होता है कि बहुत सारे फंक्शंस जैसे कि फाइनेंस, ऑपरेशंस, ह्यूमन रिसोर्स, सप्लाई चेन, कस्टमर सर्विस, इनको एक यूनिफाइड सिस्टम में कनेक्ट करके रखना. ठीक है राइट. ERP सिस्टम सच एज SAP, Oracle, NetSuite, Microsoft Dynamics, टेली का नाम मैंने लिया ही, ये एक सेंट्रलाइज डेटाबेस बनाते हैं जिसमें रियल टाइम डेटा अवेलेबिलिटी हो पाती है. इनके फ़ायदे क्या हैं? इंटीग्रेशन. ERP connects with different departments ensuring consistency, real time processing. Managers can access up-to-date information for decision making. Standardization. It enforces uniform process across large organizations. Efficiency. Automation reduced manual task and errors. क्या क्या challenges हैं भैया इसमें? इसको इम्प्लीमेंट करने में बहुत ज़्यादा खर्चा आता है. सॉफ्टवेयर का खर्चा नहीं है, इम्प्लीमेंट करने में, क्योंकि ट्रेन करना पड़ेगा बहुत सारे लोगों को, टाइम लगेगा, तो बहुत सारा इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट यहाँ पर आता है. रेजिस्टेंस टू चेंज, कॉम्प्लेक्स ट्रेनिंग. ठीक है. डिस्पाइट दीज चैलेंजेस ERP सिस्टम्स आर indispensable for large organizations managing multi-location operations. ठीक है राइट. ओके चलिए आइए बात करते हैं CRM. दिस इज अनदर सॉफ्टवेयर गाइज. कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इज बोथ बिजनेस स्ट्रैटेजी एंड टेक्नोलॉजी. ओके तो पॉपुलर CRM टूल्स जो हैं सेल्सफोर्स, जोहो CRM, HubSpot. ठीक है राइट. आइए अब आगे बात करते हैं. अच्छा, आप ये भी बता सकते हैं कि आपकी कंपनी में कौन सा CRM यूज़ हो रहा है. ठीक है चलिए. नाउ कि क्या की बेनिफिट्स? एनहांस्ड कस्टमर रिटेंशन, इम्प्रूव्ड सेल्स, बेटर कस्टमर सर्विस, पर्सनलाइज मार्केटिंग, डेटा ड्रिवन कैंपेन हो रहेगा जिससे कब किसको क्या बताना है, किस कस्टमर की कौन सी क्वेरी है, ये सारी चीज़ें हम CRM से हैंडल करते हैं. इसके बाद ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, TPS. ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम इज़ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम जो हमारे डेटा को कलेक्ट करता है, स्टोर करता है, मॉडिफाई करता है डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शंस को. ठीक है. फॉर हाई वॉल्यूम रिपीटेटिव टास्क जैसे कि पेरोल, ऑर्डर प्रोसेसिंग, बिलिंग एंड रिजर्वेशन, इन सभी के लिए TPS सिस्टम्स की ज़रूरत पड़ती है. बुक माई शो और इस तरीके के बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो इसको एज अ सप्लीमेंट्री सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं और सप्लीमेंट्री प्रोसेस यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल्स इंक्लूड बैंकिंग सिस्टम्स, एयरलाइंस रिजर्वेशन सिस्टम, रिटेल POS. उनके अंदर ये होता है. क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है गाइस TPS के? हाई रिलायबिलिटी, रियल टाइम बैच प्रोसेसिंग, स्टैंडर्डाइजेशन, ऑटोमिसिटी. ईच ट्रांजेक्शन इज कंप्लीटेड इन फुल और नॉट एट ऑल. ठीक है. एसिड प्रॉपर्टी होती है गाइस इसकी. अरे वो एसिड वाला एसिड नहीं, एसिड. बेनिफिट्स इंक्लूड ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ जाती है, एक्यूरेसी बढ़ जाती है, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन बढ़ जाता है साथ के साथ. ओके तो ये बहुत सारे दूसरे सॉफ्टवेयर्स के साथ साथ, बहुत सारे सिस्टम्स के साथ साथ उनके बैकबोन की तरह काम करते हैं, जैसे MIS, DSS. ओके नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट शॉर्ट नोट, दैट इज़ डेटा मॉडलिंग. डेटा मॉडलिंग एक ऐसा प्रोसेस है, it is a process of creating a conceptual representation of structures and relationship of data within the information system. Basically एक blueprint की तरह काम करता है. Right? Okay. And there are 3 primary types of data models: conceptual data model, logical data model and physical data model. क्या क्या फ़ायदे हैं भैया? डेटा कंसिस्टेंसी बनी रहती है, रिडंडेंसी कम हो जाती है और कम्युनिकेशन बिजनेस स्टेक होल्डर्स और IT टीम के बीच में हो जाता है. डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन को सपोर्ट करता है.
चैलेंजेस आते हैं इसको, बहुत सारा डेटा जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स होता है तो उस समय इसमें भी प्रॉब्लम्स आती हैं। विद द राइज ऑफ बिग डेटा एंड NoSQL डेटाबेस, अब ट्रेडिशनल डेटा मॉडलिंग जो है इवॉल्व हो रही है ज़्यादा फ्लेक्सिबल में, स्कीमा लेस डिज़ाइंस है हमारे पास अब। Thus, data modeling is fundamental for building reliable and scalable databases. Okay, right? चलिए, last but not least of this MMPC 008 assignment, data mining. Data mining is a process जिसके अंदर हम hidden patterns, correlations और insights निकालते हैं डेटा में छुपे हुए, right? It is often described as extracting knowledge from data, क्योंकि ये सपोर्ट करता है डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग को। क्या क्या टेक्निक्स हैं जो डेटा माइनिंग के अंदर यूज़ की जाती हैं? पहले क्लासीफाई किया जाता है, क्लस्टराइज किया जाता है, उसके बाद एसोसिएट किया जाता है रूल माइनिंग को, कि कब अगर ऐसा होगा, इफ़ बट ऐसे रूल्स लगाए जाते हैं, ठीक है, राइट। प्रेडिक्शंस की जाती हैं पास्ट ट्रेंड के बिहाफ पे, फ्यूचर ट्रेंड क्या क्या होने वाला है। क्या कहाँ कहाँ यूज़ होता है भैया डेटा माइनिंग का? रिटेल में, बैंकिंग में, हेल्थ केयर में, टेलीकॉम में। एडवांटेजेस आते हैं इसके भैया, डिसीजन मेकिंग में मदद करता है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हमें मिलता है, कॉस्ट एफिशिएंसी बढ़ी रहती है। हावेवर एथिकल इश्यूज जैसे कि प्राइवेसी कंसर्न्स एंड बायस्ड एल्गोरिदम मस्ट बी मैनेज्ड केयरफुली। और आप यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। अपने चैनल पर किसी पर वीडियो में ज़्यादा लाइक्स देखकर मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि मेरी मेहनत सफल हो गई है। सो गाइज मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, यू गाइज आर रियली रियली ऑसम। ये असाइनमेंट आप इफेक्टिवली लिख लीजिएगा।